चलें आज कल मल्टीपल टॉपिक्स के क्वेश्चंस दो को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार बस सामने दिखाना ही है कि वरना है तो ये सारे टॉपिक पढ़े हुए और आप जब रिवीजन करेंगे तो ही इसके काम करने के काबिल होंगे। चले अभी चूंकि IAS 12 रिसेंटली किया है तो उसी का ही कर लेते हैं सवाल। आप आइए दिसंबर 22, ये ना किताब में चैप्टर में नहीं है, सबसे आखिरी मैंने चैप्टर बनाया हुआ है, चैप्टर 18 होगा शायद, पास्ट पेपर के नाम से। इसमें मैंने वो सवाल डाले हुए जिनको मैं चैप्टर वाइज नहीं तोड़ सका था, तो उसमें पेज 21 पे दिसंबर 22 अटेम्प्ट है और उसमें क्वेश्चन 2 था, पेज 22, चैप्टर 18.1.22 दिसंबर 22 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये ना अक्सर टेस्ट होता है इस तरह से कि आपको टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, प्रॉफिट्स दिए होते हैं और एरर बताए होते हैं, तो उन एरर्स को ठीक करना होता है। इसमें चूंकि पार्ट बी में का नोट भी मांगा हुआ है तो इसलिए फिर ये वाला सवाल शुरू करते हैं। सवाल पढ़ने में करता हूं।
अच्छा, जो मल्टीपल आईएएस क्वेश्चन है ना, इसमें या तो डिफरेंट आईएएस होते हैं और रिक्वायरमेंट होती है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी एसओसीआई, या वैसे ही बस डिस्कस करने को कहा होता है। तो ये मैं अलग अलग तोड़ के चैप्टर्स में डाल चुका, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो टेक्निकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के सवाल होते हैं। जैसे इस सवाल में आपको टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, पीबीटी और ओसीआई की फिगर्स दी हैं और आउटस्टैंडिंग इश्यूज बताए हैं, और पार्ट ए में कहा है कि रिवाइज्ड अमाउंट्स बता दें, इसका मतलब एरर्स हैं। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के जब सवाल होते हैं ना, तो इनको मैं अलग से फिर नहीं तोड़ सकता। तो वो फिर मैंने आपको बुक के अंदर ये लास्ट चैप्टर में डाल के दिए हैं। ये इस तरह के हैं, कोई 4 कुछ सवाल पास पेपर में हैं, और वो इसी आखिरी चैप्टर में ही कंपाइल्ड हैं। आप जब ये पेजेस पलट के देखेंगे तो आपको पता चल जाया करेगा कौन कौन से सवाल मैंने चैप्टर्स में नहीं डाले, वो इसके अंदर आ रहे हैं, और जो चैप्टर्स में डाल दिए हुए हैं वो मैंने साथ रेफर किया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर में डाल चुका हूं। तो इनमें से एक सवाल अभी कर लेता हूं, अगर आपको कोई बहुत अजीब नहीं लगा तो बस एक और करा दूंगा, फिर इसमें डिस्कशन वाले सवाल भी आते रहे। तो अभी मकसद सिर्फ सामने लाने का ये है कि एरर्स वाले सवाल हैंडल करना सिर्फ सामने एक सवाल गुजर जाए, वरना कुछ नहीं होने लगा। ये अगर आप खुद भी करना चाहेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ मैं एक सवाल ला रहा हूं सामने। अच्छा, इसके लिए ना मेरा मशवरा ये है कि आप वर्किंग्स के अंदर करेक्ट ट्रीटमेंट तो जरूर पूरी सॉल्व करें। रॉन्ग अगर जबानी समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो बेशक रॉन्ग एंट्री भी बना के रख लें। अब आप सीफैप में आ गए तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप रेक्टिफाइंग एंट्री भी लिख के बनाएं, इतने तो बड़े हो गए हैं, लेकिन करेक्ट जरूर लिख के बनाएं। बहुत ज्यादा जबानी चलाएंगे ना तो कुछ ट्रिकी चीजें होती हैं, वो जबानी करने से बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसमें वर्किंग्स के अंदर अब जैसे इसमें 3 आईएएस टेस्ट हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 के अंदर आईएएस 19 आ गया, पॉइंट नंबर 2 के अंदर ये वो कैश सेटल्ड एसएआर होते हैं जिसमें कैश देना होता है। ये आईएफआरएस 2 इक्विटी सेटल्ड नहीं, कैश सेटल्ड है ये, जिसमें हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू अपडेट भी करनी होती है। इक्विटी सेटल्ड में होती है फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की, कैश सेटल्ड में हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू अपडेट करनी होती है। ये पॉइंट 2 में आईएफआरएस 2 टेस्ट हो गया। पॉइंट नंबर 3 में इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ये टेस्ट हो गया। और फिर पार्ट बी में उसने आईएएस 12 भी टेस्ट कर लिया। तो इसमें अकाउंटेंट ने कोई ना कोई एरर्स किए हुए, तो हमने वो एरर्स ठीक करने हैं। रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं मांगी हुई, लेकिन रेक्टिफिकेशन करनी है। तो उसमें आई रिकमेंड के वर्किंग में ना करेक्ट ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, बाकी एरर्स और रेक्टिफिकेशन वो जबानी चला के देख लेंगे। प्रेजेंटेशन ये है अच्छी सवाल की कि चाहे तो सबको अलग अलग चला लें। जैसे 4 चीजें हैं सवाल के अंदर, टोटल एसेट्स हैं, टोटल लायबिलिटीज हैं, पीबीटी है और ओसीआई है। आप ऐसे भी स्पेस मैनेज कर सकते हैं कि सिर्फ टोटल एसेट्स की हेडिंग दें, टोटल एसेट्स गिवन, गलतियां ठीक करें और सही वाले एसेट्स, फिर इसी तरह टोटल लायबिलिटी, फिर इसी तरह पीबीटी। और अगर हैंडल कर सकते हैं तो कॉलमनर फॉर्म में कर लें। कॉलमनर फॉर्म में करें तो डबल एंट्री अच्छी मैनेज हो जाएगी। ये मैंने एक दफा जून 24 का सवाल सॉल्व किया भी था बोर्ड पे, लीजेस का किया था शायद, हाँ लीजेस कराते हुए किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिसंबर 22, थोड़ी सी अंग्रेजी और 4 फिगर्स पूछी हैं, तो उनकी गलत वाली फिगर्स तो उनके कॉलम बना लेते हैं। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, पीबीटी और ओसीआई, रुपीज मिलियन। और गिवन फिगर से शुरू कर लेते हैं। कितनी है गिवन? 1300, 450, 250, 0। ये हमने कर लिया यहां से शुरू। अब हमने ना इन गलत फिगर्स में रेक्टिफाइंग आइटम्स डालनी है, लेकिन आप रेक्टिफाइंग तब कर सकेंगे जब आपने वर्किंग में करेक्ट और रॉन्ग अच्छी तरह पहचान लिए होंगे। तो इस टेबल को यहां छोड़ के वर्किंग 1, और ये हम इस वक्त डीबीओ वाली सारी कहानी बना लेते हैं। डीबीओ और प्लान, ये मैं करेक्ट वाला कर रहा हूं। पहले करेक्ट सामने पिक्चर पूरी आ जाए, फिर देखेंगे अकाउंटेंट से एरर क्या हुआ है, और जो एरर हुआ होगा उसको अगर जबानी चला सके तो जबानी चला लेंगे, एरर और करेक्ट को देख के फिर रेक्टिफाई। तो पहले मैं करेक्ट कर रहा हूं। करेक्ट क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस। हम 2021 ना 2021 का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 जनवरी 21 ओपनिंग बैलेंस जी 350, 250। चलें आगे चलें। इंटरेस्ट कितने परसेंट? 14%। 49, 35। करंट सर्विस कॉस्ट जी 73। आगे कंट्रीब्यूशंस 62। आगे पेंशन पेड, बेनिफिट्स पेड, दोनों में से लेस 53। और एक्चुअरियल गेन, ये ओसीआई वाली आइटम है इस कॉलम में 30। अच्छा ये गेन है, गेन तो माइनस। और अच्छा अब देखिएगा, कल वाले सवाल से रिलेट करता हूं। कल जो सवाल हमने किया आखिर में सेम वर्डिंग है जो कल जून 24 में थी ना, एक वर्ड चेंज है।
नहीं पता चल रहा ना यार। अरे पहला ही वर्ड है एक्चुअल गेन के बाद क्या है? एक्चुअल रिटर्न। कल वाले सवाल में लिखा था रिटर्न। हम लोग इस रिकंसिलिएशन में ना रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स की टर्म यूज करते हैं इस बैलेंसिंग फिगर के लिए। जो बैलेंसिंग फिगर आती है उसको हम रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स कहते थे। कल वाले सवाल में बस रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स लिखा हुआ था। अब रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स देख के ये क्लियरली नहीं पता चल रहा था कि एग्जामिनर उसमें कहना क्या चाह रहा है। एग्जामिनर ये कहना चाह रहा था, जो सॉल्यूशन देख के पता चला कि इंटरेस्ट मिला के टोटल कितना कमाया। अब इस सवाल में एक्चुअल रिटर्न लिखा हुआ है, एक्चुअल रिटर्न, इसका मतलब इंटरेस्ट शामिल है इसके अंदर। तो ओसीआई आइटम के लिए इंटरेस्ट माइनस करके लिखना पड़ेगा। एक्चुअल रिटर्न कितना, उसमें से ये माइनस कर देंगे 35 9। ठीक है, ये फर्क है। देखिए अब एक्चुअल रिटर्न कहा था तो पता चल रहा है कि ये एक्चुअली कमाया, तो ये इंटरेस्ट मिला के होगा जी। इसमें या कल? हाँ ये किया। कल में तो सॉल्यूशन देख के पता था कि इसमें एग्जामिनर ये करना चाह रहा है, वरना वर्डिंग से तो बस रिटर्न लिखा हुआ था। इसमें तो उसने कहा है एक्चुअल रिटर्न, ये तो बनता है कि हम इसको माइनस करें। आगे चले सवाल में। इसके बाद क्या है? बस तो क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए 303। अब ये सारा ना करेक्ट इस वक्त हमारे पास है जो जो इस साल में हुआ। अब देखते हैं अकाउंटेंट ने क्या किया है। तो अकाउंटेंट ने क्या किया? अकाउंटेंट ने सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशंस पेड की एंट्री की है, और वो भी उसने क्या किया है, वो लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया। कैश तो जाहिर कैश ही क्रेडिट किया होगा क्योंकि पेड की एंट्री की है। नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द बुक्स एक्सेप्ट फॉर कंट्रीब्यूशंस पेड टू फंड डेबिटेड टू पेंशन लायबिलिटी। यानी अकाउंटेंट ने एरर ये किया कि डीबीओ डेबिट कैश क्रेडिट, हालांकि होना क्या चाहिए था, प्लान एसेट्स डेबिट कैश क्रेडिट, और ये सारा कुछ होना चाहिए था। तो कुछ भी नहीं हुआ, तो हमारे लिए मैदान खाली है, सारा कुछ करना है। तो इसके लिए सेफ ये है कि जो उसने किया है उसको रिवर्स कर देते हैं, और जो अकाउंट फॉर होना था वो अब कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना अगर आप इससे अकाउंटिंग वहां कर सकें तो भी ठीक है, और देखिए अगर आपको इससे हेल्प हो तो इसको भी ले ले हेल्प के लिए। 100 लायबिलिटी शुरू में भी ज्यादा थी, अब भी ज्यादा है, तो नेट भी लायबिलिटी ही रहेगी। नेट कर लें 14। इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं और दोनों को एक्सपेंस ही बनाना है ना। अच्छा जी, अकाउंटेंट इस वक्त क्या कर चुका हुआ है? अब अगर आप ये लाल वाली फिगर्स देख लेंगे तो जरा फिगर समराइज है। लाल वाली फिगर्स चेक करते हैं। अकाउंटेंट इस वक्त का क्या एंट्री कर चुका हुआ? लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। अब अगर नेट देखेंगे तो ठीक है, लायबिलिटी डेबिट क्या रह गया करने वाला? ये रह गया, ये रह गया। अब कर लेते हैं। तो पेंशन का जिक्र कर दिया, और साथ ये भी कह दिया कि हम पॉइंट 1 हैंडल करने लगे, और साथ ये भी बता दिया कि ये सारी मेहनत हम वर्किंग 1 में कर चुके हैं। अकाउंटेंट ने ना अभी इस वक्त, देखिए ओपनिंग बैलेंस तो आ रहा था, अकाउंटेंट ने अभी इस वक्त तक सिर्फ लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट किया, तो ये सही है। ये नहीं किया, ये अब कर लेते हैं। गलत क्यों है? तो 62 देखें, अगर आप इनको अलग अलग देखेंगे तो ये गलती लग रही है। लायबिलिटी डेबिट हो गई है, असल में वो प्लान एसेट डेबिट होना चाहिए था। लेकिन अगर आप नेट फिगर देखें तो नेट तो लायबिलिटी डेबिट बन रही है। एसओएफपी में तो नेट लायबिलिटी आ रही होती है ना, 350 अलग और 250 अलग थोड़ी आ रहा होता है। तो बुक्स में तो बैलेंस ये नेट ही आ रहा है, तो नेट के हिसाब से देखें तो लायबिलिटी डेबिट हो गई है, तो ठीक है।
कंट्रीब्यूशन पेड ही तो उसने कहा है। नहीं, सवाल में क्या लिखा है? कंट्रीब्यूशन पेड। देखिए, अगर हम प्रॉपर डबल एंट्रीज कर रहे हो ना, यानी अगर आपसे रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांगी है, तो फिर तो ये दो अलग अलग टी अकाउंट्स हैं, इनकी एंट्रीज अलग हैं, लेकिन हम सिर्फ इनका नेट इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ठीक कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ये चीज आ रही होगी। अगर आप रेक्टिफाइंग एंट्रीज करते हैं तो प्लान एसेट्स डेबिट होने चाहिए थे, डीबीओ नहीं, अकाउंटेंट ने डीबीओ डेबिट कर दिया। लेकिन हम इस वक्त रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं कर रहे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स पे देख रहे हैं कि क्या फर्क पड़ा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर तो ये है नेट लायबिलिटी, तो वो 62 से डेबिट हो गई तो ठीक है, यानी अकाउंटेंट ये कर चुका है, ये हम कर लेते हैं। तो एक्सपेंस 87 बना लेते हैं और लायबिलिटी बना लेते हैं। तो एक तो हम बना लेते हैं एक्सपेंस, कहां कहां क्या क्या बताएं, 87 प्लस माइनस माइनस और लायबिलिटी में प्लस, और ये जो आइटम्स हैं लॉस है गेन है, लायबिलिटी में प्लस एक्सपेंस प्लस, तो फिर नेगेटिव हो गया। ओसीआई का गेन है तो ओसीआई में गेन आ गया, लेकिन लायबिलिटी माइनस तो माइनस। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। जी पॉइंट 1 ओके, चले पॉइंट 2 भूल गया होगा, वैसे तो बहुत पहले किया था। कैश सेटल में ये होता है कि हर ईयर एंड के ऊपर ना फेयर वैल्यू ऑफ पर्ची अपडेट होती है। बाकी काम वही है, ओवर सर्विस पीरियड फैलाते हैं और अपना बेस्ट एस्टिमेट अपडेट करते जाते हैं कि फाइनली कितने लोग पहुंचेंगे। हमने 1 जनवरी 20 को 1 लाख पर्चियां हर एम्प्लॉय को दी थी, टोटल 50 एम्प्लॉइज हैं, और कंडीशन क्या रखी थी, 3 साल एंड रेवेन्यू ग्रोथ 20% होगा। और ये परफॉर्मेंस कंडीशन आ गई, मार्केट कंडीशन, परफॉर्मेंस कंडीशन। तो परफॉर्मेंस कंडीशन में हमने अंदाजन पीरियड लेना होता है जो कि इसमें 3 साल ही है, और नंबर ऑफ पर्संस हर ईयर एंड पे अपडेट करते जाना होता है। और अगर ये इक्विटी सेटल्ड होता तो फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की लेते, कैश सेटल्ड है इसलिए हर ईयर एंड पे अपडेट करते हैं। हुआ क्या, आपको एक टेबल दिया हुआ है, नहीं सॉरी, पहले एक्चुअल कर लें, हुआ क्या बाद में देखते हैं, पहले एक्चुअल देखते हैं। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 1 जनवरी 20 का डाटा भी है, 31 दिसंबर 20 का डाटा भी है, और 31 दिसंबर 21 का डाटा भी है। पहले हम सही वाला काम करते हैं, वर्किंग टू ये SARs। इसमें हम लोग लायबिलिटी का टी अकाउंट बनाते थे, और उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो CD की कैलकुलेशन होती है। तो लायबिलिटी का टी अकाउंट, ये टी है बीच में, और 2021 का BD 0 था, करेक्ट? क्यों ना? हाँ जी, 20 का CD 0 था, क्यों? बीस का CD 0 था, क्यों? हाँ जी, 20 के एंड पे खड़े होके हमें उम्मीद नहीं थी कि परफॉर्मेंस टारगेट पूरा होगा, तो इसलिए CD 0 था। ये हमने ना जब IFRS 2 के सवाल किए थे ना, तो ये मुझे याद पड़ा, एक सवाल बोर्ड पे किया था, उसमें एवरेज सेल्स निकालनी थी हर साल, पता नहीं सेल्स थी या प्रॉफिट था, और पहले साल तो अमाउंट निकली थी, दूसरे साल टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, तो CD 0 कर दिया था। तो 2020 का जब एंड पे हम पिछले साल खड़े होंगे, 1 जनवरी 20 को दी थी पर्चियां, जब 31 दिसंबर 20 आया होगा तो टेबल का 31 दिसंबर 20 वाला कॉलम देखे, AL's एक्सपेक्टेशन टू मीट ग्रोथ टारगेट नो, तो इसलिए 20 का CD 0 था, तो ये हो गया BD 0। 21 का CD
बेस्ट एस्टिमेट, जब 3 साल खत्म होंगे तो कितने लोग फाइनली जीतेंगे? 50 में से हम 31 दिसंबर 21 पे सीडी कैलकुलेट कर रहे हैं, 50 में से 6 गए, 5 और चले जाएंगे तो इवेंचुअली जीतेंगे 39। हर बंदे को कितनी पर्चियां मिली? 0.1 मिलियन पर्चियां। हर साल के एंड पे हमने इसमें फेयर वैल्यू अपडेट करनी होती है, तो 31 दिसंबर 21 पे फेयर वैल्यू 25 रुपए, और कितने साल गुजर गए हुए? 2/3। 20 गया, 21 गया, 2/3 जी। 50 नहीं यार, 65। तो एक्सपेंस बनना चाहिए 65। ये IFRS 2 जब आप रिवाइज करेंगे ना तो ये बातें याद आ जाएंगी। अब हुआ क्या? नो एंट्रीज हैव बीन मेड। चलो मैदान खाली है। नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन AL's बुक्स 2020 में भी 2021 में भी, तो बस 0 है मैदान। तो जो होना चाहिए वो अब कर लेते हैं। क्या कर लें? एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। ठीक है जी, चले आगे। पॉइंट नंबर 3, हमने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था और सही अकाउंटिंग क्या है? कौन सी क्लास वाला है ये? फेयर वैल्यू थ्रू OCI। ये पहले पैराग्राफ से पता चल रहा है। अकाउंटेंट ने इनको एरर करके फेयर वैल्यू थ्रू P&L कर दिया था इंस्टेड ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो सही अकाउंटिंग है फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो हम सही वाली अकाउंटिंग कर लेते हैं सॉल्व। चलिए याद कर रहा हूं, सही वाली अकाउंटिंग करो। सही वाली काउंटिंग करते हैं पहले। फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो वो पहले हमें अमोर्टाइज कॉस्ट वाला टेबल बनाना पड़ेगा। कब हमने 1 जनवरी 21, तो पहला ही साल है और हर ईयर एंड पे कैश मिल जाया करेगा। तो 31 दिसंबर 21। फेयर वैल्यू थ्रू OCI, इनिशियल मेजरमेंट क्या होती है? फेयर वैल्यू थ्रू OCI भूल भाल गए। इनिशियल मेजरमेंट होती है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फेयर वैल्यू थ्रू P&L हो तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इनिशियल मेजरमेंट होती है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो तो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। तो हमने ये डिवेंचर्स कितने के खरीदे थे? 150 मिलियन के, और प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 153। इफेक्टिव रेट 15%। 22.95। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, फेस वैल्यू पे कूपन। फेस वैल्यू कितनी? फेस वैल्यू कितनी?
200 मिलियन, 50 का एक है और 4 मिलियन है, तो 200 मिलियन, कूपन है 8%, 16, क्लोजिंग 159.95। अच्छा, चूंकि ये कल वाले सवाल में तो महीने मिसमैच आ गए थे ना, ये तो बस पहला ही साल है, तो ये एक लाइन बहुत है। ये हो गया एमोर्टाइज कॉस्ट वाला टेबल। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के लिए हमें इसको कहां तक पहुंचाना है? 31 दिसंबर 21 पे 136 तक। अच्छा, मैंने जिक्र नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। ये जो मैंने 150 लिखा है, ये कौन सा वाला 150 है? जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है या जो ये टेबल में लिखा हुआ है? जो टेबल में लिखा हुआ है। हम जितने का खरीदते हैं उससे नहीं इन्वेस्टमेंट डेबिट करते, हम इन्वेस्टमेंट डेबिट करते हैं फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ये 150 मैंने ये टेबल वाला लिया जी। उसका गेन कितना आ गया? 23.95। ये आ गया ओसीआई वाला गेन। ये हो गया फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। हाँ, लॉस है, लॉस है। ये आ गया ओसीआई वाला लॉस। और क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है कि नहीं? तो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाए तो हमें फिर 12 मंथ की बजाय लाइफ टाइम लॉसेस लेने होते हैं। तो 31 दिसंबर 21 वाली फिगर ही ले लेते हैं। कितनी? तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई क्रेडिट 15। ये हो गया करेक्ट। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास की अकाउंटिंग हो गई और ये इसके इंपेयरमेंट की अकाउंटिंग हो गई। अब आते हैं रॉन्ग पे। रॉन्ग में क्या हुआ होगा? रॉन्ग में ये हुआ कि अकाउंटेंट ने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली क्लास डाल ली। अच्छा, अब उसने फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या किया होगा, इंपेयरमेंट लॉस का क्या किया होगा, ये तो बताया नहीं। लेकिन जब कह रहे हैं कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली अकाउंटिंग चला ली, तो वो अकाउंटिंग सही चलाई होगी उसने। या तो बताता ना कि उसने ये डेबिट क्रेडिट कर लिया, उसने कहा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली अकाउंटिंग चला ली, तो बस जो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली अकाउंटिंग होती है वो चला ली है, हमने उसकी जगह ये करना है। तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली अकाउंटिंग होती है, ट्रांजैक्शन बनता है, फेयर वैल्यू गेन लॉस भी पीएनएल में जाता है और कोई इफेक्टिव रेट का चक्कर नहीं होता, कूपन ही इंटरेस्ट होती है। तो अकाउंटेंट ने इसको इंटरेस्ट इनकम बनाया होगा, फिर इसके अलावा ट्रांजैक्शन और फेयर वैल्यू गेन लॉस को इनकम एक्सपेंस बनाया होगा। ये 3 काम किए होंगे उसने। और इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट भूल गए। फेयर वैल्यू टू पीएनएल में इंपेयरमेंट अप्लाई ही नहीं होती। इंपेयरमेंट पीएनएल वाले में अप्लाई नहीं होती। इंपेयरमेंट अप्लाई होती है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाले में और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाले में। फेयर वैल्यू पीएनएल में इंपेयरमेंट ही अप्लाई नहीं होती। तो अकाउंटेंट ने इसको इंटरेस्ट इनकम बनाया हुआ है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस बनाया हुआ है और फेयर वैल्यू पे अपडेट करके गेन लॉस बनाया हुआ है। ज्यादा सारी चीजें हैं ना, तो उनका नेट बना, क्योंकि बहुत सारी चीजें, अगर नेट बनाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है, तो एक एक करके चल लेते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिवर्स कर देते हैं। बल्कि रिवर्सल की बजाय मैं कह देता हूं करेक्ट कर देते हैं। अकाउंटेंट ने अभी क्या किया हुआ है, इसको एक्सपेंस बनाया हुआ है, जबकि ये इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी चाहिए। तो यहां से हम एड बैक कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट डेबिट कर देते हैं। फिर ट्रस्ट इनकम, अभी उसने किया हुआ है कैश डेबिट और ट्रस्ट इनकम क्रेडिट। किसको? 16 को, जबकि इंटरेस्ट इनकम में 16 की बजाय 22 आना चाहिए। तो 6.95 मजीद ले आते हैं। इन्वेस्टमेंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और फेयर वैल्यू लॉस 23.95 आना चाहिए, जबकि अकाउंटेंट ने क्या कर लिया हुआ है, उसने क्या किया होगा? कुछ भी नहीं किया होगा। फेयर वैल्यू टू पीएनएल क्लास, उसने पहली बात यह कि उसने कितना कैलकुलेट किया होगा, 150 से कंपेयर करेंगे 136 तक।
उसने 14 का लॉस रिकॉर्ड किया होगा, 24 का होना चाहिए, और उसने जो 14 का किया होगा वो P&L में किया होगा, 24 होना चाहिए OCI में। तो फेयर वैल्यू लॉस P&L में 14 डाल दिया हुआ है, गलत है, निकाल दिया। 24 डलना चाहिए 23.95 OCI में, अब डाल देते हैं। उसने 14 का लॉस P&L में डाला हुआ है, रिवर्स OCI में डालना था, अब डाल देते हैं। और फेयर वैल्यू गेन लॉस का डेबिट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा, तो 9.95। 14 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 23 तक पहुंचाना है, तो मजीद इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया। और लास्ट चीज 15 मिलियन की उसने इंपेयरमेंट की अकाउंटिंग ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू P&L में होती ही नहीं है, तो अब कर देते हैं। 15 मिलियन से इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और OCI क्रेडिट, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट OCI क्रेडिट, बस पार्ट डन। तो इस तरह से ना, ये कोई 3-4 दफा इस तरह के सवाल टेस्ट हुए हैं कि टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज और प्रॉफिट दिया होता है और रेक्टिफिकेशन करना। अरे 559 1095 34.05, ये हो गया पार्ट ए। अब यही सारी वर्किंग्स कैलकुलेटेड है, इससे पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी कर लें या दफा करें? आइसफेल चले कर लेते, पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी टैक्सेशन का नोट और डेफर्ड टैक्स का नोट। पार्ट बी के लिए एक पेज छोड़ के तो वर्किंग्स पे आते हैं। वर्किंग 4 करंट टैक्स। पार्ट ए में हम निकाल चुके पीबीटी 0.95। अच्छा, अब ना सारी वर्किंग्स कर चुके हुए हैं, तो बार बार अंग्रेजी पढ़ने की बजाय अगर हम अपनी वर्किंग से भी फिगर्स ढूंढ ले तो भी सारी फिगर्स मिल जाएंगी। फिर भी चलें एहतियातन वर्किंग भी देखते हैं, अंग्रेजी भी देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, करंट टैक्स निकालते हुए क्या करते हैं? जो हमने एक्सपेंस बनाया है करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट, वो रिवर्स कर देते हैं, और टैक्स वाले क्या अलाउ करते हैं? कंट्रीब्यूशन, वो लेस कर देते हैं। तो हमने जो पेंशन एक्सपेंस बनाया है इधर, ये वाला कितना 87, ये एड बैक कर देते हैं और कंट्रीब्यूशन लेस कर देते हैं 62.2। टैक्स वाले डिडक्शन अलाउ करेंगे जब कैश पे होगा, तो वो तो भाई 3 साल बाद ही होगा। तो अभी फिलहाल क्या करें? जो हमने एक्सपेंस बनाया है ये वाला, वो एड बैक कर देते।
65 0.3 ये सही है, सारा कुछ ये है सही, वो जो एरर थे वो ठीक कर दिया हमने, सही ये है जी। हमने इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस बनाया हुआ है और इंटरेस्ट इनकम बनाई है। टैक्स वालों ने क्या करना है, इस इंटरेस्ट इनकम को उन्होंने इनकम मानना है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस जरूर मानते, लेकिन लिखा हुआ है टैक्स पर्पसेस के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो कैपिटलाइज करवाना चाह रहे हैं, यानी टैक्स बेस में ऐड हो जाएगा। तो हमने जो इंटरेस्ट इनकम मानी है वो लेस कर देते हैं 22.95 और जो कूपन मिला है वो ऐड कर देते हैं। इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर देते हैं। और बस टैक्स रेट जी 30%, 61.5 ये हो गया करंट टैक्स। पिछले साल का डेफर्ड टैक्स दिया मैं, तो वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पिछले साल देखें सवाल में एसेट्स क्या क्या थे। 0.1 लायबिलिटी है, 0.2 पिछले साल, बल्कि 0.2 भी लायबिलिटी है, 0.3 खरीदा ही इस साल है, तो पिछले साल एसेट तो था नहीं। डीबीओ लायबिलिटी थी, कितनी थी 100, टैक्स में 0 होती है। और कैश सेटल की लायबिलिटी थी नहीं, 0 थी, 20 में 0 थी ना, तो बस खत्म। 100 30 30 अब एसेट आ गया इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई 136, टैक्स बेस 153, क्योंकि टैक्स वाले इसको कैपिटलाइज करवाना चाह रहे हैं, तो 153 ऐसी है। लायबिलिटी डीबीओ अब कितनी है, टैक्स में 0 होती है। कैश सेटल वाली लायबिलिटी आ गई है 65, टैक्स में 0। क्यों 0? क्योंकि टैक्स वाले कैश बेसिस पे अलाउ करेंगे, तो ये फूड एक्सपेंस टाइप चीज होगी ना, टैक्स वाले कैश बेसिस पे अलाउ करेंगे, तो टैक्स पे 0। अच्छा, ये वो नहीं है जो कल कर रहे थे कि इंट्रिंसिक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट 0, और क्यों? वो इक्विटी सेटल था और वो होता है एक्सपेंस और इक्विटी, तो IAS 12 के तरीके में वो पकड़ा नहीं जाता, ये पकड़ा IAS 12 में क्योंकि लायबिलिटी है, तो वो सिर्फ इक्विटी सेटल के लिए थी सारी बातें। बस ये भी खत्म। डिफरेंस 17 82 65 जी, पहला क्या 5.1 और ये मैंने क्या किया, ये माइनस था, लायबिलिटी थी जी 24.6 19.5। अब बना लेते हैं नोट। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है नोट्स। डेफर्ड टैक्स का नोट
ओपनिंग बैलेंस रिकग्नाइज्ड इन इक्विटी आइटम कोई है नहीं तो OCI और P&L और क्लोजिंग बैलेंस। डेफर्ड टैक्स कंप्राइजेज ऑफ, और DTL तो नहीं है, बस DTA है। DBO ओपनिंग 30, क्लोजिंग 24.6। DBO में कोई OCI आइटम इस साल में? DBO में कोई OCI आइटम? वर्किंग वन देखें जी, कितनी इन लॉस? गेन है तो फिर टैक्स पॉजिटिव आएगा। 43 इंटू 12.9। गेन है तो टैक्स पड़ेगा। और अब बैलेंस करें। -7.9 SARs की लायबिलिटी पिछले साल 0 थी, इस साल है 19.5। इसमें कोई OCI आइटम? 19.5। इन्वेस्टमेंट BD कोई नहीं है, CD है 5.1। इसमें OCI में कितना गया था? पार्ट ए का सोल्यूशन देख लें, सिर्फ वर्किंग ही पार्ट ए का सोल्यूशन देख लें। $15 पॉजिटिव गया था, 23.95 नेगेटिव गया था, यानी 8.95 नेगेटिव गया था। 2.69 बैलेंस। जी 2.41 नेगेटिव, तो ये हो गया 30, ये हो गया 49.2, ये हो गया 10.21 पॉजिटिव, और ये हो गया 29.41 नेगेटिव। टैक्सेशन का नोट, कोई पिछले साल की रिटर्न का कोई मसला तो करंट टैक्स, बस करंट टैक्स है। वर्किंग 461.5। पिछले साल का टैक्स रेट और इस साल का टैक्स रेट में कुछ चेंज तो डेफर्ड टैक्स, बस डेफर्ड टैक्स है 29.41। $32.09 और रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स, PBT 106.95 और इस पे लगाइए 30% जी 32.09। अरे तो खत्म हो गई बात।
हाँ जी, नोटेड। सवाल का स्टाइल समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, एक मैं ना करा देता हूँ सोसी का चेंजेस इन इक्विटी, फिर ब्रेक करके फिर एक और करा देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए हम आ जाते हैं। एक वैसे कंसोलिडेशन स्टाइल का भी था, लेकिन उसमें क्योंकि कंसोलिडेशन की भी चीजें होंगी तो वो फिर रहने देता हूँ। आप जब कंसोलिडेशन रिवाइज करेंगे तो करिएगा, जून 21 में आया था, वो मैंने कंसोलिडेशन में डाला हुआ है। वैसे अगर चेक करना चाहें सिर्फ वैसी रेफरेंस के लिए तो कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में आए, कंसोलिडेशन वाले में उसमें पास्ट चैप्टर देखिएगा, जून 21 होगा, तो वो भी यही एरर वाले स्टाइल का था। जून 21 का शायद क्वेश्चन 1 होगा या क्वेश्चन 4 होगा। क्या है लिखा है? क्वेश्चन 4 है ना? हाँ, ये क्वेश्चन 4 था। ये मेरे चैप्टर में तरतीब बनती है इसकी क्वेश्चन 30। ये भी इसी तरह के स्टाइल था, इसमें चेंजेस इन इक्विटी थी और साथ ये एरर वाला सवाल था। तो ये कंसोलिडेशन के चैप्टर में भी एक है, अगर कभी करना हो तो। अब मैं आपको ना चेंजेस इन इक्विटी के स्टाइल का करा देता हूँ। कंसोलिडेशन में तो हमने की हुई है चेंजेस इन इक्विटी, लेकिन ये ना 2 दफा गालिबन अलग से भी टेस्ट हुई है, तो एक उसका करा देता हूँ। ये हुई थी दिसंबर 18 में शायद, जी दिसंबर 18। ये वही आखिरी 18 चैप्टर के अंदर पेज नंबर 8 पे। बल्कि रहने देते हैं, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं ना वो अब सिलेबस में नहीं है, रहने देते हैं। IS 40 होता था वो भी सिलेबस में नहीं है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी वो भी सिलेबस में नहीं है, फिर गवर्नमेंट ग्रांट था वो भी सिलेबस में नहीं है, तो इसको रहने दें। और चेंजेस इन इक्विटी स्टाइल का सवाल था। जून 17, दिसंबर 17। नहीं, एक ही था, वो एक ही था दिसंबर 18, और उसमें 3 IS तो वो थे जो सिलेबस में नहीं है, तो उसको दफा करें फिर। तो एक फिर और करा देता हूं कहते हैं तो। हाँ जी, उसमें हाँ इसमें भी है, इसमें भी है। हाँ वही ढूंढ रहा था कि 2 थे, विंटर 19 में। ये देख लेते हैं, विंटर 19, बल्कि बड़ा सवाल है तो नमाज पढ़ने पहले। इसमें भी बेशक है डिसमेंटलिंग, लेकिन बाकी चीजें भी हैं। चलें 106 में कर लेते हैं।